देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश की रीढ़ बनती है कनेक्टिविटी की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें जल में भी, थल में भी और नभ में भी बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में हुई है इस डबल इंजन सरकार में। उत्तर प्रदेश जाना जाता था लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब यहां से एक्सपोर्ट की संभावना कम है, यह माना जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हल्दिया से वाराणसी के बीच में वाटरवे नंबर 1 यूपी के अंदर प्रारंभ किया है और ये चालू हो गया है। आज हम लैंडलॉक्ड स्टेट से उबर चुके हैं। हमारी पूर्वी बंदरगाह के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इसके माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी यूपी में है और यूपी के ईस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर, यह सर्वाधिक यूपी के अंदर जा रहा है। 56% भाग इसका यूपी के अंदर है। ये माल यातायात को तीव्र गति से पहुंचाने में यह कॉरिडोर काम कर रहा है। ये भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनाई है। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई बंदरगाह की पहुंच को और आसान बनाता है, उसका भी एक बड़ा भाग यूपी से होके जाता है। ये भी मोदी जी की देन है। यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे, देश गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह 55% एक्सप्रेसवे देश का यूपी के पास होगा। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है। सबसे अधिक मेट्रो सिटी यूपी के पास। देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच यूपी के पास। ये सभी डबल इंजन सरकार की ताकत है और इसीलिए औद्योगिक निवेश की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया है, जो बलिया से अयोध्या के बीच और काशी से प्रयागराज के बीच भी वाटरवे की संभावनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही हमने कुछ नए एक्सप्रेसवे की घोषणा और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी की है इस बजट में। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद होते हुए इसको जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि दी है। हमने गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम से होते हुए भदोई, काशी, चंदौली होते हुए गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चंदौली और सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने और इसी गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार के बीच में गंगा के पैदल जो भी उसमें आएंगे, अलाइनमेंट तय होने के बाद हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि इसमें सुख तीर्थ भी आए और विदुर कुटी भी इसमें शामिल हो, क्योंकि दोनों हमारे पौराणिक तीर्थ हैं, भारत की विरासत के प्रतीक हैं। लेकिन अलाइनमेंट और एनजीटी के क्लियरेंस मिलने पर निर्भर करेगा। हमारी कनेक्टिविटी को हरिद्वार तक पहुंचाने की भी एक पूरी वो है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में 2-2 पुल के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल और शास्त्री ब्रिज के पैरेलल मां गंगा के ऊपर भी एक ब्रिज बनाने की कार्रवाई को भी 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में ऑलरेडी कर दी है। तो ये सभी कार्यक्रम राज्य सरकार ने इस बजट में किए हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का ट्रायल चल रहा है। हमारा प्रयास है इसी वर्ष हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये देश की नहीं, दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा और सरकार की बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति का परिणाम है कि 45 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से हम लोगों ने 15 लाख करोड़ को अब तक हम लोग जमीनी धरातल पर लागू कर चुके हैं, जिनमें से कई इकाइयां अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुकी हैं और 60 लाख से अधिक युवा इसमें नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। आपने गोरखपुर की बात की। गोरखपुर में लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जमीनी धरातल पर उतर चुका है।
वाराणसी में हमारा एक फ्रेट विलेज ही डेवलप हो रहा है, जो लॉजिस्टिक की दृष्टि से पूरे ईस्टर्न यूपी के कार्गो को वहां से हल्दिया पूर्वी बंदरगाह तक पहुंचाने का एक बेहतरीन माध्यम बनेगा। समस्या यह है कि इनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति चाहिए, और आप दोनों के दुश्मन हैं। आप लोग तो दोनों के दुश्मन रहे हैं। तो ये सभी कार्य, इसके अलावा प्रदेश के अंदर और भी अन्य योजनाओं के लिए गांव जोड़ो अभियान के तहत हम लोगों ने कार्य आगे बढ़ाए हैं। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज यहां पे निवेश लागू करने के लिए बनाए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, और भी अन्य कार्यक्रमों के साथ जो इस बार हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पे लखनऊ हरदोई के बीच में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री मित्र योजना के माध्यम से उसको लागू किया जा रहा है। लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में एक पार्क बनने जा रहा है। इसके साथ ही अन्य तमाम स्कीम यहां पे लागू की गई हैं, और सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि 10 जनपदों में संत कबीरदास जी के नाम पे टेक्सटाइल पार्क की एक नई स्कीम, 2 जनपदों में संत रविदास जी के नाम पे लेदर पार्क की स्कीम को भी प्रदेश सरकार ने बजट में धनराशि की व्यवस्था की। सबसे अधिक एमएसएमई रखने वाला राज्य है यूपी। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, और केवल रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख की सुरक्षा बीमा प्रदान करने वाला राज्य अकेले यूपी है देश के अंदर। हमने वो भी व्यवस्था की है, और इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा जो एक ईमानदार पहल की गई, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के लिए, निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से एमओयू मॉनिटरिंग के लिए, और चाहे प्रोडक्ट जब कोई यूनिट अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करती है तो सरकार के द्वारा इंसेंटिव वितरण करने के लिए भी हम लोगों ने जो मैकेनिज्म तैयार किया है वह हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसीलिए आज ये उत्तर प्रदेश, जो कभी देश के विकास का एक ब्रेकर माना जाता था, आज वह भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू के रूप में लोग इसको स्मरण कर रहे हैं कि यह भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का ही परिणाम है। पावर सेक्टर में भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजों की चर्चा आप लोग करते हैं, अनर्गल लाभ करते हैं, बिना देखे करते हैं। आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश को अंधेरे में छोड़ा था। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दिया था। ट्रांसफार्मर चल जाता था तो महीनों और कभी कभी तो सप्ताह तक एक जनपद में एक सप्ताह आएगी, एक दिन में एक सप्ताह रात्रि को, और वो भी पूरी लाइट नहीं होती थी और चंदा इकट्ठा होता था। आज तो ऐसी स्थिति नहीं, आज तो समान रूप से बिजली मिल रही है, और प्रदेश के अंदर न केवल पावर प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है बल्कि यहाँ की खपत को ही बढ़ाया। 16,000 मेगावाट बिजली की खपत हो पाती थी मात्र 17 तक, आज वह पीक सीजन में 33,000 मेगावाट तक पहुंच रही है, क्योंकि समान रूप से वितरण हो रहा है। हम लोगों ने तो कोई जाति नहीं देखी, कोई क्षेत्र नहीं देखा, कोई अन्य नहीं देखा। पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ग्रामीण क्षेत्र, 3 प्रकार की कैटेगरी तय करके सबको सुविधाएं दी। ग्रीन एनर्जी बने, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, इसके लिए भी हम लोगों ने अनेक पर्यावरण की दृष्टि से इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए, और सरकार के द्वारा बनाए गए जो प्रयास हैं उसमें सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके अच्छे परिणाम प्रारंभ हुए हैं, और अयोध्या अब एक सोलर सिटी के रूप में डेवलप हो रही है। हमने 17 अन्य नगर निगमों को भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में कृषि विकास की दर के बारे में आप कह रहे हैं, कृषि और किसान, अन्नदाता किसान हमारी प्राथमिकता का विषय है, हमारी पहचान है। हमारा अन्नदाता किसान जब पसीना बहाता है तब देश का पेट भरता है। अन्नदाता किसान की मेहनत का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर है।
और आज 16-17 में जो 8.6% की किसान जो विकास दर थी, कृषि विकास दर थी, आज वह लगभग 14% तक पहुंचा है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने आने के साथ ही जो कार्यक्रम उठाए थे, कर्ज माफी के कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना और इसके साथ ही निःशुल्क सिंचाई की योजना 14 लाख जो ट्यूबवेल्स की हमने बिल माफ किए थे और उनको हमेशा बिजली की बिल देने की व्यवस्था की। और इसके साथ ही एमएसपी का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए जो कार्य प्रारंभ किए गए हैं, बीज और खाद का इंतजाम, ये सभी और अन्य तमाम सुविधाएं जो अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाए गए हैं, आज उसका परिणाम है कि 400 लाख टन फल और सब्जी उत्पादन पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर देश के अंदर है। 16-17 में जो खाद्यान्न का कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था, वह कुल 557 लाख मीट्रिक टन होता था। आज वह बढ़कर के लगभग 667.39 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है, यानी 20% आगे बढ़ा है। और जो भी हम प्रोक्योर करते हैं किसान से सीधे करते हैं, आपके समय में ऐसा नहीं होता था। 16-17 में खाद्यान्न उत्पादन पर हेक्टेयर 27.25 कुंटल था। आज 23-24 में अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी बीज का परिणाम है कि 30.51% हुआ है। तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने 16-17 से 12.40 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 23-24 में 128% बढ़कर के 28.31 लाख मीट्रिक टन इसके उत्पादन को पहुंचाने में हमें मदद मिली है। 2.5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही अन्नदाता किसानों के साथ साथ गन्ना किसानों को हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया है। 95 से 17 के बीच वह कुल गन्ना मूल्य से अगर इसकी तुलना करें, 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य भुगतान किया था, हम लोगों ने 8 वर्ष में उसका लगभग उससे भी अधिक 60,000 करोड़ अतिरिक्त गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया। आज 119 चीनी मिलें हमारे यहाँ क्रियाशील हैं। 3 नई चीनी मिलें हम लोगों ने स्थापित की हैं। 6 चीनी मिलों का हम लोगों ने पुनर्संचालन किया है और 30 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार भी करने में हमें सफलता प्राप्त की है। और 1.25 लाख नए नौकरी इसके माध्यम से सृजित करने में भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। 285 नई खांडसारी इकाइयों को भी गठित करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई और जिसके माध्यम से लगभग 42,000 लोगों को रोजगार इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। और सरकार ने इस बजट में भी कुछ चीनी मिलों के एक्सपेंशन या जो बंद थे उनको पुनर्चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था की है। इथेनॉल उत्पादन में भी आज उत्तर प्रदेश 2017 में जो कुल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन होता था, आज 23-24 में बढ़कर के 177 करोड़ लीटर हो गया है और ये देश में नंबर 1 पर है। तो सरकार के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किए गए, अगर आप गेहूं और धान के उसमें देखेंगे तो 2012 से 17 के बीच 19 लाख किसानों से कुल 94.38 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। ये किसान थे नाम, लेकिन ये बिचौलियों से खरीदा जाता था, कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं लगाया जाता था। इसमें 12,808 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और 17-18 से लेकर के 24-25 के बीच हम लोगों ने, जो आप 19 लाख लोगों से खरीदते थे, हम लोगों ने 49,69,576 किसानों से खरीदा है। जो आप खरीदते थे कोई 94,38,000 का हम लोगों ने खरीदा है। जो 94,38,000 मीट्रिक टन गेहूं की कुल खरीद की थी, हम लोगों ने खरीदा है 233,99,000 मीट्रिक टन, आपसे 2.5 गुना अधिक खरीदा है। और किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया है 43,424 करोड़, यानी 3.5 गुना अधिक भुगतान गन्ना किसान को उन अन्नदाता किसानों के खाते में किया गया है।
ऐसे धान की खरीद में 12 से 17 के बीच में आपने 14,87,919 लोगों से 123.61 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 17-18 से 2024-25 के बीच हम लोगों ने 69,82,716 किसानों से आपसे 5 गुना अधिक यानी एक खरीद हुई है। 456,86,000 मीट्रिक टन यानी 3 गुना अधिक धान खरीद की गई और 88,746 करोड़ से अधिक भुगतान, 5 गुना से अधिक भुगतान किया गया। ये है किसानों को दिया जाने वाला जो लाभ है। ऐसे बाजरा खरीद में, ऐसे ज्वार की खरीद में, ऐसे ही मक्का की खरीद में सरकार ने सीधे उन तक ये योजना पहुंचाई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए उन्नत बीज उसे प्राप्त हो। जो आज के समय में चैलेंज है सरकार के सामने और देश और दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग का, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला है अन्नदाता किसान पर। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त ऐसा बीज जो इसकी चपेट में न आए, पैदावार उससे कम न हो, और इसके लिए हम लोगों ने एक सीड पार्क लखनऊ में बनाने के लिए 251 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सीड पार्क किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इसी लखनऊ में बड़ी अन्नदाता किसानों के लिए उनकी आमदनी कई गुना बढ़े। हमने बुंदेलखंड समेत 26 जनपदों में यूपी एग्रीज के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए के निवेश में एक कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए भी एक नए कदम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए हर जनपद की प्रमुख मंडी में माता सबरी के नाम पर एक कैंटीन और विश्रामालय बनाने की भी घोषणा सरकार ने की है और इसमें बजट का प्रावधान किया है। कैंटीन में कम दाम पर अन्नदाता किसान को भोजन, चाय और अन्य जलपान उपलब्ध हो पाएगा, ये हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने किसान के परिवार के सदस्यों के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें लिया है और बजट में 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है। ये सरकार के द्वारा इसमें व्यवस्था की गई है। और आप लोग बार बार निराश्रित गौवंश की चर्चा करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो निराश्रित गौवंश है यह सरकार का नहीं है, ये आप ही लोगों का है जो दूध पी करके सड़कों पे छोड़ते हैं और सड़कों पे छोड़ करके फिर इसके लिए सरकार को कोसते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं। 12,50,000 से अधिक गोवंश के लिए 7,713 गोआश्रय स्थल वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं और निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत भी 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गोवंश सुपर्द किए गए हैं। और इस बार भी निराश्रित गोवंश के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की। महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको मानव पूंजी का पोटेंशियल माना जाता है और शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने इस बारे में कहा है, इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प उसी स्कीम का एक हिस्सा था। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2,000 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए भी 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके साथ ही एनसीसी एकेडमी के निर्माण की कार्रवाई हो, राजकीय पॉलिटेक्निक में नवीन टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, रोबोटिक आए, इन सभी के लिए 3D प्रिंटिंग की वहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण दे सकें।
इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और वाराणसी और आगरा के लिए साइंस सिटी के साथ साथ वहां पर नक्षत्रशाला की स्थापना हो सके, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके साथ साथ प्रत्येक जनपद में वहां की संभावनाओं और विशेषताओं के अनुरूप हम लोग रोजगार सृजन के लिए एक नए कदम उठा सकें, इसके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर प्रदेश के हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक विशेष एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने के कार्यक्रम को भी हमने धनराशि की व्यवस्था की। राज्य सरकार के द्वारा 10 संत कबीर दास वस्त्र उद्योग पार्क और 2 संत रविदास इसमें पार्क लेदर पार्क बनाने की कार्रवाई को भी उसमें बजट में इसकी व्यवस्था की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो आउटसोर्सिंग के कार्मिक थे, आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को जिनका शोषण होता था, हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था सुनिश्चित की है कि आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 रुपये प्रति माह दिया जा सके। इसके लिए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में एक आउटसोर्सिंग कारपोरेशन का गठन भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार से भी मुक्त किया जा सके और किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त एक व्यवस्था दे सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में 427 करोड़ रुपए और वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जिसके बारे में मैंने पिछले भाषण में भी चर्चा की थी, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। महोदय, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेक्टर में जो कार्य हुए हैं, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हो, MRI की सुविधा हो, वहां पर CT स्कैन की सुविधा प्राप्त हो सके, सरकार ने पहले ही इसके बारे में कदम बढ़ाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1950 के पहले से 17 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज हैं और पूरे क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 80 मेडिकल कॉलेज आज के दिन पे चल रहे हैं। इसके साथ ही बलिया और बरेली बल्लामपुर में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी धनराशि की व्यवस्था का प्रावधान इसमें किए हैं। मुझे लगता है बलिया के माननीय सदस्य को अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, आपने बोला नहीं, लाल बिहारी, कम से कम लाल बिहारी का जवाब दे देते कि लाल बिहारी किसी काम के नहीं है, बेकार खड़े होते हैं, बवासीर के मरीज हैं। लेकिन इसके धनराशि की व्यवस्था की गई है। आप ही के बोझ को कम करेंगे। सब कुछ नहीं है सर, संसाधन जो है इसमें बढ़ा दिए जाए, मानवर मशीनें नहीं। मेडिकल कॉलेज अपने आप में फुल फ्लेज संस्थान होता है और सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त होता है और सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। आप लोग जो है अपने स्तर पर कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर कहीं से प्रारंभ होता है तो उसमें फिर अपना वहां पे माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढते हैं कहां पे कौन सी चीज निकाले। नहीं, विपक्ष सार्थक चर्चा हो, लाल बिहारी बैठिए, आलोचना सार्थक हो। पॉजिटिव काम भी है विपक्ष का। महोदय, नगर विकास और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 125 नए नगर निकाय हमारी सरकार ने पहले ही गठित किए हैं, यानी पिछले 8 वर्ष में गठित किए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य है। 10 केंद्र सरकार के द्वारा और 7 स्टेट सेक्टर ने भी स्मार्ट सिटी बनाए हैं और गौतम बुद्ध नगर जनपद को हम अगर जोड़ लें तो 18 सिटी आज के दिन पे स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी भी हैं और ITMS के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इस बार हमारी सरकार ने प्रयागराज की तर्ज पर, क्योंकि महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है,
और इस बार हमने 3 नई सिटी को लिया है जिसमें हम एक मुश्त पैसा देकर के इनका विकास करेंगे, जिसमें कानपुर है, मथुरा वृंदावन है और मेरठ है। इनको हम लोग एक मुश्त पैसा दे करके प्रयागराज की तर्ज पर, प्रयागराज को मॉडल बना करके उस तर्ज पर हम इसको आगे विकसित करने जा रहे हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी जनपदों के, यानी जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, उनसे छोड़ करके बाकी, जैसे विंध्यवासिनी धाम हो गया, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, या फिर अन्य सभी जनपद जहां पे बस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर, देवरिया, जिला मुख्यालय जो भी है, इन जिला मुख्यालयों की नगर निकाय को भी स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस योजना में की है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना शहरी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। और जल जमाव से मुक्ति के लिए कि अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। देश के अंदर पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद के बाद अब मेरठ तक ये पूरी जून तक पूरी हो जाएगी। नगरीय क्षेत्र में पेयजल की स्कीम के लिए अमृत 2 में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए 4100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप किया जा सके, इसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भी 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। ग्राम्य विकास सेक्टर में भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण हो। शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम या कोई बैठक, कोई अन्य कार्यक्रम करने हो, इसके लिए एक आयोजन का स्थल बने, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अब तक हो चुका है। और इसके साथ ही इस बार भी 4882 करोड़ और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो, 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसके लिए की गई है। अंत्येष्टि स्थलों के लिए 244 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम के लिए 125 करोड़ और पंचायत पुरस्कार के लिए 85 करोड़ के साथ ही प्रदेश ने ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और इसके अलावा प्रदेश में सरकार ने यह भी तय किया है, आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम, होमगार्ड, पीआईडी जवान, गांव चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक, अनुबंधित कार्मिक, इन सबको सरकार आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर किया। महोदय, इसके साथ ही सरकार ने पर्यटन विकास के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए हैं। मैंने पहले भी बताया, विरासत और विकास का अद्भुत संगम, आस्था भी आजीविका और अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है। ये महाकुंभ प्रयागराज ने एक नया रास्ता दिखाया है दुनिया को। पहले माना जाता था कि आस्था का विषय ये व्यक्तिगत विषय है, इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने कहा नहीं, अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए सबसे सशक्त माध्यम, और हमने देखा है ना, 7,500 करोड़ खर्च किया और बदले में प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। और इसीलिए सरकार ने इस बार प्रदेश में पर्यटकों की संख्या की दृष्टिगत ध्यान रखने के लिए जो व्यवस्था की है, अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए भी 150 करोड़, मथुरा वृंदावन में 100 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त भी व्यवस्था की है। बांके बिहारी मंदिर और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मिर्जापुर में भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ और वेद विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए और चित्रकूट के विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रमुख उस स्थल को, जो वहां का प्रमुख आस्था का केंद्र है, पर्यटन विकास के दिशा से आगे बढ़ा करके हम लोग उत्तर प्रदेश में आस्था
और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सामाजिक सेक्टर में आज के दिन पर ये डबल इंजन की सरकार 1,04,00,000 से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धजन और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। महोदय, हम लोगों ने इस बजट में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जीरो पॉवर्टी के लिए। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 प्रकार की स्कीम को कन्वर्जन के माध्यम से उस परिवार को देने और जो किसी स्कीम में नहीं आता उसके लिए अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था। इससे पहले सरकार ने मुसहर, बनटांगिया, थारू, कोल, सहरिया, गौड़, चेरो, इन सभी बुक्सा, इन सभी जातियों को इसके माध्यम से 100% आच्छादित करने का काम किया है। और अब जो नए सर्वे किए गए इसमें पहले चरण में 13,57,000 परिवार आच्छादित हो रहे हैं। इन्हें 100% सैचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी के लिए भी 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले चरण में की है। आप लोग बड़ा जो है प्रोपोगंडा करते हैं। निराश्रित महिला पेंशन आपके समय में मात्र मिल पाती थी 9,66,706 निराश्रित महिलाओं को, और आज हम दे रहे हैं 34,14,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन आपके समय में मिलता था 36,52,607 को, हमारे समय में मिल रहा है 60,99,900 को। दिव्यांगजन पेंशन आपके समय में मिलता था 8,75,942 को, हमारे समय में मिल रहा है 11,03,739 को। कुष्ठावस्था पेंशन आपके समय में मिलती थी 4,765 लोगों को और हमारे समय में मिल रही है 12,361 लोगों को। और दूसरा अंतर है, आप पैसा देते थे कुल 300 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000 रुपया। वृद्ध और सख्त व्यक्तियों के लिए भी, ऐसे नागरिकों के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने काम एक कृष्णा कुटीर के नाम पे वृंदावन में जो भी ऐसी निराश्रित महिलाएं होंगी, जो परिवार के लोग जिनको देखभाल नहीं कर पाते हैं या असहाय हैं, निराश्रित हैं, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, उनको वहां पे हम लोग रखते हैं और 2,500 रुपये उन्हें हर महीना भी उपलब्ध कराते हैं और लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ फ्री है। ऐसी 1,000 महिलाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और प्रदेश के अंदर 4 अन्य स्थानों पर उसके निर्माण के लिए धनराशि की है। इसके अलावा बुजुर्ग माँ बाप को भी, भाई कोई औरंगजेब कोई पैदा हो ही गया तो अपने बाप को वह कैद न करे, उन बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को स्कॉलरशिप के साथ साथ शुल्क प्रतिपूर्ति करने का काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के करती है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए भी 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में है। ये छात्रवृत्ति व्यवस्था उन सभी छात्रों के लिए की गई है। मातृशक्ति के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार कदम उठा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 96 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुई है। बीसी सखी के अंतर्गत 39,556 महिलाओं ने 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया है और 84 करोड़ 38 लाख रुपए का शुद्ध लाभांश भी कमाया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों को चिन्हीकरण किया गया है। 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। इसके पहले सरकार ने वीरांगना उदा देवी के नाम पर वीरांगना
झलकारी बाई के नाम पर वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएससी की 3 नई बटालियन भी गठित की। जो पीएससी बटालियन आप लोग समाप्त कर रहे थे, सरकार ने उन्हें फिर से किया है और इस बार मेधावी बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर सरकार 400 करोड़ रुपए हमने दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मजाक उड़ाते थे। हमने स्कीम जब लागू की थी 35,000 से प्रारंभ की, फिर 51,000 किया और इस बजट में हमने 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी थी। सामूहिक विवाह योजना में जिस बेटी की शादी होगी सरकार 1 लाख रुपए तक उसको सहायता देगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की, विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहन के 11,000 की राशि थी और विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 10,000 रुपए की सहायता थी। अब दूसरों को उपदेश देते हैं, क्या तमाशा बना के रखा। सरकार ने कहा नहीं, इनको भी 1-1 लाख रुपया मिलना चाहिए और वो व्यवस्था हमने कर दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष में उनके प्रति नमन करते हुए 7 जनपदों में वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सरकार बनाएगी। यह भी बजट में व्यवस्था सरकार ने की है। महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि मेरे मित्रगण इस बारे में बहुत आगे चर्चा को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इनको मालूम है महाकुंभ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि महाकुंभ में सरकार ने जो कुछ भी किया 45 दिनों में पूरा देश और दुनिया आया, कोई घटना नहीं, कितना शांतिपूर्ण तरीके से यूपी की एक नई छवि लेकर के पूरा देश गया है दुनिया के लिए। इससे बड़ा उदाहरण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा नहीं हो सकता और वह प्रमाण प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें जरूर बता दूं। देखिए, इसमें जो ये किया गया है, यह इसको करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, खासतौर पर पुलिस रिफॉर्म के लिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे, उसके परिणाम भी किस रूप में सामने आए हैं। आप देखें, इस दौरान 17 से अब तक हम लोगों ने 91 अग्निशमन केंद्र स्वीकृत किए, एटीएस की 5 यूनिट नई गठित की, एसएसएफ की हमने 2 नई वाहनियां गठित की, एसटीएफ की 6 नई यूनिट गठित की। इसके अलावा 21 क्षेत्राधिकारियों के लिए आवास और 22 के लिए कार्यालय का गठन भी किया। प्रदेश में चौकी 33 और नए थाने 77 बनाए गए, प्रशासनिक भवन 97 बनाए गए। थाना और हॉस्टल बैरक में खर्च हुआ है, यानी 947 ऐसे थाने और के अंदर उन्हें बैरक आदि बनाने की सुविधा दी गई। पीएससी की बहानियों में 36 पीएससी की बहानियों में बैरक बनाए गए। इसके अलावा पीएससी बहानी की आवासीय और अनावासीय व्यवस्था में भी 5-5 में व्यवस्था की। 8 नई पुलिस लाइन का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया, पैसा उपलब्ध कराया। पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के लिए भी 41 ऐसे पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल नहीं था, वो भी उपलब्ध करवाया। महिला के लिए अलग, पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल के लिए 56 और पुलिस लाइन में महिला हॉस्टल के लिए 63 ऐसे स्थानों पे नहीं थे, उनको उपलब्ध करवाया गया। प्रशिक्षण संस्थान के अनावासीय भवन में 8 ऐसे थे जिनका हमने नए गठन किए और उनकी आवासीय व्यवस्था के लिए भी धनराशि उपलब्ध की। उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन और उसका निर्माण के साथ साथ उसको चालू किया लखनऊ में। इसके अलावा 5 नए महिला थाने के लिए धनराशि दी गई। महिला पुलिस चौकी का निर्माण 15 के लिए पैसा दिया गया। राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय 1 नया बनाया गया। विधि प्रयोगशाला 4 नई बनाई गई और साइबर थाना, हर जनपद में एक साइबर थाना हो, यह भी बनाया गया। 1,56,206
ये नए पुलिस कार्मिक भर्ती हुए हैं, जिनमें 22,782 केवल महिला कार्मिक हैं। आप अनुमान करिए 1950 से 17 तक केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक, और अकेले 17 से अब तक हमने 56,000 1 लाख यानी 22,700 की भर्ती केवल महिलाओं को की है, और कुल 1,56,207 की भर्ती हुई है, और अभी हमारी 60,200 की भर्ती बहुत शीघ्र आने वाली है। इसके अलावा प्रमोशन 1,53,530 को हम लोगों ने प्रमोशन भी उपलब्ध करवाया है। जो सामान्य प्रमोशन होता है, ये सभी उपलब्ध करवाए गए। तो ये सभी कार्य जब होते हैं तब परिणाम कहीं से आ पाते हैं, और सरकार ने उस परिणाम को लाने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, वह कदम आज हम सबके सामने हैं। इसके अलावा प्रदेश में महोदय जो विभिन्न विभागों के लिए बजट दिए गए हैं, जो मैं पहले ही बोल रहा था कि बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और उससे जो एलाइड सेक्टर उसमें 11%, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम में 4%, ये सभी व्यवस्था की गई है, जिसमें 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए हमने शिक्षा क्षेत्र के इसको अवस्थापना विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। इसके साथ ही 1,06,360 करोड़ रुपए यह शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिसमें सभी प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च और टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन आती है। ऊर्जा क्षेत्र को 61,070 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए 24,000 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए सरकार ने 24,308 करोड़ रुपए, आवास और शहरी नियोजन के लिए 7,400 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन के लिए 3,152 करोड़, चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 50,550 करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, उसमें हम लोगों ने 89,353 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तुत किए हैं। और इसके अलावा प्रदेश के अंदर विधान भवन का भी यहां पर इसको हम आईटी सिस्टम से लैस कर सकें, इसके लिए भी सरकार ने पूरी धनराशि बजट में उपलब्ध करवाने का काम किया है। रुपया बजट में नहीं है। हमारा निवेदन है कि जरा वित्तविहीन शिक्षकों की तरफ सबका विकास सबका साथ की बात जो है, वित्तविहीन शिक्षकों आप अगर नारा ही सही लगाते होते तो काम भी हो सकता है। आपको नारा ही सही लगाना नहीं आ रहा, आप नारा ही उल्टा लगाते रहे हैं। अब मैं बैठिए उनको जोड़ दीजिए महोदय, ये सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ गांव, गरीब